नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 7वें और अंतिम चरण में जिन 57 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें 41 सामान्य, 13 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित। 7वें चरण में कुल 904 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 809 पुरुष उम्मीदवार और 95 महिला उम्मीदवार शामिल। अंतिम चरण में आज उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, अभिनेत्री कंगना रनौत, रवि किशन, निशिकांत दुबे जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में। इसके अलावा पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आर.के. सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे भी चुनावी मैदान में। विपक्षी दिग्गजों की बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी और डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। देश भर के 1.09 लाख मतदान केंद्रों पर करीब 10.9 लाख मतदान अधिकारी लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की प्रक्रिया में शामिल। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में सुबह 11 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ये 26.3% रहा। हिमाचल प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 31.92% मतदान दर्ज किया गया। वहीं यूपी में 28.02% और पश्चिम बंगाल में 28.10% रहा। झारखंड में सुबह 11 बजे तक 29.55% वोटिंग हुई। चंडीगढ़ में यह आंकड़ा 25.03% रहा। पंजाब में 23.91% और ओडिशा में 22.64%। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार भाजपा का वोट शेयर काफी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नकारात्मक लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर के गांव मंगवाल में मतदान केंद्र पर जाकर अपने परिवार के साथ वोटिंग की। पूर्व राजनयिक और अमृतसर से भाजपा उम्मीदवार तरणजीत सिंह संधू ने अमृतसर के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उनका मुकाबला कांग्रेस सांसद और उम्मीदवार गुरजीत सिंह ओजला, आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह धालीवाल और शिरोमणि अकाली दल के अनिल जोशी से है। पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर गांधी ने अपने परिवार संग लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में पटियाला के बूथ नंबर 125 पर वोट डाला। उनका मुकाबला भाजपा की परनीत कौर और आम आदमी पार्टी के बलवीर सिंह से है। पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के नेता हरभजन सिंह ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में जालंधर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अपने दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिर्जापुर की एनडीए की लोकसभा प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में अपना वोट डाला। मतदान के बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 4 जून को इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा।
सुबह सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में बलिया के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरविंद राजभर ने बलिया के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। वाराणसी लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने 7वें चरण में वाराणसी के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान केंद्र पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम हिमाचल की सभी सीटें जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत अपने मत का इस्तेमाल किया। कंगना रनौत ने सरकाघाट के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में पटना में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार है। पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने पटना के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पटना में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिहार में आज बाकी बची हुई 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जीतनराम मांझी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने जहानाबाद में एक मतदान केंद्र पर वोट किया। कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में अपने परिवार के साथ मतदान किया। जादवपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली ने 7वें चरण में अपना वोट डाला। उनका मुकाबला टीएमसी की सयानी घोष और माकपा के सृजन भट्टाचार्य से है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में गोरखपुर में अपना वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने सभी लोगों से मतदान करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बालासोर से भाजपा प्रत्याशी प्रताप चंद्र सारंगी ने ओडिशा के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पत्नी और भटिंडा लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल और परिवार के साथ वोट डाला। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट से माकपा उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी यहां हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, जनता इसका जवाब देगी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में फिर से हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि जयनगर लोकसभा क्षेत्र के कुलतली विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर भीड़ ने ईवीएम मशीन को लूट लिया। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि एक सीओ, एक बीओ, 2 वीवीपैट मशीनों की तालाब में फेंका गया। चुनाव आयोग ने बताया कि सेक्टर अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापनों को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज एसीएमएम कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने मामले में दोनों को जमानत दे दी है, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत पर दोपहर 3 बजे फैसला सुरक्षित रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। गर्मी जमकर कहर बरपा रही है। हीटवेव के कारण लोगों की जान तक जा रही है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले राउरकेला में लू की चपेट में आने से अब तक 21 लोगों की मौत की खबर सामने आई। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान और साधना का आज तीसरा और अंतिम दिन। कल पीएम मोदी के ध्यान का और साधना का दूसरा दिन था।
30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए कई जनसभाएं करने के बाद पीएम मोदी 45 घंटों के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के सदस्यों के स्वागत के लिए तैयार है। सदस्यों के स्वागत और उनके बिना किसी परेशानी के पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सचिवालय की ओर से कई कदम उठाए गए। लोकसभा सचिवालय दिन रात तैयारियों में जुटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पत्नी मल्लिका नड्डा के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पंजाब के मोहाली में एक मतदान केंद्र पर लड़कियों ने गिद्दा किया और मतदाताओं की आज लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने के लिए जागरूक किया। पंजाब की सभी 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए आज वोट हो रहा है। और एक्सप्रेस बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अरविंदर हो, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया। अच्छा, वोट दिया इस बार? हाँ जी भैया, मैंने वोट दिया। मेरा वोट मेरी ताकत। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भैया कह नहीं सकते, तो रुझान कुछ भी हो सकता है। नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ DD न्यूज पर। अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी। कौन पड़ेगा किस पर भारी? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ DD न्यूज पर। ऐसा एक बात बताइए आप, इस बार जो चुनाव हुआ इंडिया गठबंधन जो है ये कितनी सीटें लाएंगी लमसम? भैया ये तो EVM खुलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये चुनावी नतीजे देखेंगे कहाँ? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ DD न्यूज पर। पंचैते पितरः स्मृताः। शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नय साधनं विक्रमश्च प्रभावश्च सैन्ये रमेरन् भृशम्। अमरसिंहस्य राज्ञः अमरसिंहस्य मूर्खपुत्रान् समुद्धर्तुं विष्णुशर्मणा कश्चन अभिनवः प्रयासः तदानीन्तनकाले क्रिस्तोः पूर्वमेव कृतः। अति सरला मयि मृदुला गृहकुशला सा अतुला मम माता देवता। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। DD न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा
और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत, हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक है MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन वृद्धि 2023-24 की चौथी तिमाही में बढ़कर 8.9% पहुंची। खनन क्षेत्र की जीवीए वृद्धि 2.9% से बढ़कर 4.3% पहुंच गई। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि भी 7.4% से बढ़कर 8.7% पहुंची। आरबीआई ने नियामक मानदंडों का पालन नहीं करने पर एसबीएम बैंक पर लगाया 88.70 लाख रुपए का जुर्माना। सरकार ने की टाटा, ह्युंडई और एप्पल सहित 100 से अधिक कॉर्पोरेट्स के साथ साथ यूनिकॉर्न से विनिर्माण क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की अपील। डीपीआईआईटी के एक अधिकारी ने कहा कि हमने 100 से अधिक कॉर्पोरेट्स से अपने विनिर्माण इंक्यूबेटर रखने का अनुरोध किया। बाजार नियामक सेबी ने टीआईएल लिमिटेड और उसके 3 पूर्व अधिकारियों पर फर्जी खरीद बिक्री में शामिल होने के लिए 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। फर्जी खरीद बिक्री का ये मामला 2019-20 और 2020-21 के लिए बिक्री और राजस्व को बढ़ाकर दिखाने से संबंधित है। एपीएसईजेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक रियायत समझौते पर 30 साल के लिए हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत एआईपीएच अगले 30 वर्षों तक तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के परिचालन और प्रबंध करेगी। डीजीसीए ने एयर इंडिया को कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अत्यधिक देरी और यात्रियों की उचित देखभाल करने में विफल रहने के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एयर इंडिया को डीजीसीए मानदंडों का उल्लंघन करने और एयर इंडिया द्वारा यात्रियों को असुविधा में डालने की घटनाएं बार बार होने पर नोटिस जारी किया गया। ब्रिटेन के स्टील वर्कर्स यूनियन ने छटनी के विरोध में टाटा स्टील के पोर्ट, टेलबोट और न्यूपोर्ट
ललन में स्थित संयंत्रों में 1500 कर्मचारियों की औद्योगिक कार्रवाई जारी रखने की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका में हुए चुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन सरकार बनाने की कवायद में आई तेजी। राजनीतिक दल गठबंधन सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं बातचीत। सत्तारूढ़ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस 30 सालों में पहली बार बहुमत से काफी पीछे रही। लगभग 70% मतदान केंद्रों से आए नतीजों के साथ एएनसी के पास 41.8% वोट थे। डेमोक्रेटिक अलायंस 22.6% के साथ दूसरे स्थान पर। एएनसी की सबसे बड़ा झटका पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की एमके पार्टी ने दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो दोषी दिए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को सजा सुनाए जाने तक वो इंतजार करेंगे। मैनहट्टन में ट्रंप टावर की लॉबी में 33 मिनट के अपने भाषण में ट्रंप ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। बाइडेन ने ट्रंप से कहा कि वो अमेरिकी न्याय प्रणाली का सम्मान करें। बाइडेन ने कहा कि जूरी के फैसले पर लापरवाह और खतरनाक व्यवहार करना सही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा में संघर्ष विराम के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया। योजना के पहले चरण में 6 सप्ताह के संघर्ष विराम का आह्वान किया। वहीं इजरायली बंधकों विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं की सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने संघर्ष को समाप्त करने पर जोर देते हुए कहा कि इसे हिंसा के समाप्त होने का समय आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल कैंसस सिटी प्रमुखों का व्हाइट हाउस में स्वागत किया और टीम को उनकी लगातार सुपर बाउल जीत पर बधाई दी। अमेरिका के टेक्सास में अवैध रूप से सीमा पार करने वालों को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा कि इस बेस में अंतिम तौर पर 1700 सैनिक तैनात किए जाएंगे। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेगी। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम 16 में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन स्टार एचएस प्रणॉय को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर अपनी पहली क्लासिकल गेम जीत दर्ज की। मैग्नस कार्लसन पर जीत के साथ प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में बढ़त भी हासिल कर ली। वहीं प्रज्ञानंद की बहन और युवा महिला चेस खिलाड़ी आर वैशाली ने क्लासिकल चेस प्रतियोगिता में एना म्यूचिक के खिलाफ ड्रॉ खेला। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्जन की जोड़ी आज फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल में पहले दौर का मैच खेलेगी। प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में रोहन एब्जन की जोड़ी का सामना फिनलैंड के एमिल और हंगरी मार्टिन की जोड़ी के साथ होगा। फ्रेंच ओपन में भारत के यूकी भांवरी और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार अल्बानो पुरुष युगल के पहले दौर में रूस के रोमन सफेलिन और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स की जोड़ी से भिड़ेंगे। ग्रीक टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास ने फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में अपनी जगह बना ली है। आंद्रे रूबलेव ने फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। रूबलेव ने दूसरे दौर में स्पेन के पेड्रो को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इटली की लोरेंजो सोनेगो ने उगो हम्बर्ट को हराकर फ्रेंच ओपन में दूसरे दौर की बाधा पार कर ली। स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। 21 वर्षीय अल्कराज ने पुरुष एकल वर्ग के दूसरे राउंड में नीदरलैंड के जस्पर को हराया।
पोलैंड की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी इगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। आर माधवन आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। माधवन ने अपने करियर की शुरुआत 1993 में एक टीवी सीरीज से की थी। बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तुषार ने एक ग्रैंड पार्टी रखी। बर्थडे पार्टी की थीम फुटबॉल रखी गई थी। साउथ सुपरस्टार कमल हासन की आगामी फिल्म इंडियन 2 का आज नेहरू स्टेडियम में होगा ऑडियो लॉन्च। फिल्म इंडियन 2 12 जुलाई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनन्या पांडे भी बाकी बॉलीवुड सितारों की तरह अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग अटेंड करने के लिए इटली पहुंची। बिग बॉस OTT 3 के नए होस्ट अनिल कपूर हैं। मेकर्स ने बिग बॉस के अपकमिंग सीजन का पहला प्रोमो रिलीज कर दिया है। कोटा फैक्ट्री 3 20 जून को रिलीज होगी। बीते दिन श्रीकांत ने थिएटर्स में रिलीज के 3 हफ्ते पूरे कर लिए। चौंकाते हुए फिल्म श्रीकांत 50 करोड़ के करीब बढ़ रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी 4 बड़ी रिलीज के साथ ब्लॉकबस्टर साल के लिए तैयार। और दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म कल्कि 2898 AD की प्री वैल्यूड B&B सीरीज में भैरव और बुच्ची ने पूरे देश में प्रशंसकों से शानदार प्रतिक्रिया प्राप्त की। और में मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।